हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट शिफ्ट 10 अक्टूबर 2022 के अंदर मैंने कंप्लीट पेपर आपका एक्सप्लेनेशन करा दिया है। आप एक बार इससे पूरी प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए, निश्चित ही आपको इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। अब हम करते हैं सेकंड शिफ्ट को स्टार्ट, और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उससे हम शुरू करेंगे। और एक चीज यहां पे हम करेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में हम उसका मतलब ज्यादा क्वेश्चंस की जो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन ही आपका रहने वाला है। आप देखना बखूबी, आपको इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और बहुत ही ज्यादा नई चीजों को आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा कि किस टाइप से आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिस क्रोनोलॉजी के तहत मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया है, इसी क्रोनोलॉजी के तहत मैं आपको सेकंड शिफ्ट का ये बेहतरीन एनालिसिस में यहाँ पे कराने जा रहा हूं। और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहले हम संवैधानिक सुधार पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे संवैधानिक सुधार में, और यहां पर भी आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया है आयोग का, वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए कि किस टाइप आप इसको सोल्व करना, किस टाइप आपको इस पेपर को सोल्व करना था। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट कि 1892 का वह भारत परिषद अधिनियम ये जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, तो 1892 का जो ये अधिनियम हमारा है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, ये आपसे सबसे पहली बार पूछा गया था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड रॉबर्ट का अधिनियम, लॉर्ड एचिसन का अधिनियम, लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम, लॉर्ड नॉर्थ का अधिनियम। लॉर्ड नॉर्थ का अधिनियम, तो मैं एक बार सीधा इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम, लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम। लेकिन हो सकता है आपसे आगे चलकर यह पूछ लिया जाए कि भाई जो हमारा ये 1773 का जो अधिनियम है, ये किसकी सिफारिश पे बना था। जैसे कि आप बोलते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पे बना था। जो आप ये नाम देख रहे हैं ना, लॉर्ड नॉर्थ की एक कमेटी गठित हुई थी, इसकी सिफारिश पर 1773 का ये अधिनियम हमारा बना था, जो सबसे पहली बार आप रेगुलेटिंग अधिनियम को आप जानते हैं वारन हेस्टिंग के समय में। उसके बाद आप एक पूरी सिस्टमेटिकल तरीके से आइए। ये आपने 1773 का देखा लॉर्ड नॉर्थ का। अब आप इसके बाद आप देखिए कि अब ये लॉर्ड नॉर्थ जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये एक इनकी मिलीजुली सरकार होती है। इनके साथ में होते हैं लॉर्ड फोक्स, नॉर्थ और फोक्स। तो ये नॉर्थ और फोक्स, क्योंकि 1773 के अंदर बहुत सारे जो है अधिनियम में खामियां रही, तो इसको सुधारने के लिए इनके एक ढंढास अधिनियम आया। तो एक पहला मामला आप देखेंगे कि 1784 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले किसी भारतीय मामले पर कोई भी ब्रिटिश सरकार पहली बार वहां पे गिरी हो। ये मिलीजुली सरकार, नॉर्थ और फोक्स की मिलीजुली सरकार थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कब, तो 1784 के पहले। अब आप दूसरी बात देखिए 1784 की। अब आप देखिए बात 1784 की कि 1784 में प्रधानमंत्री कौन थे, जिसको आप नाम से भी जानते हैं, पिट्स। क्या नाम था? पिट्स। लेकिन यहां पे आप पिट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, विलियम पिट्स यंगर। इनके जो फादर थे वो भी प्रधानमंत्री थे, और जो यंगर के नाम से जो प्रधानमंत्री ये विलियम पिट है, ये जो है यंगर के नाम से, यानी कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के समय में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1793 के जो अधिनियम हमारा था, इसके समय में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बोलोगे यही प्रधानमंत्री थे, यंगर पिट। ये 1804 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे। फिर आपसे बोला जाएगा कि 1813 का जो अधिनियम आया, 1813 के अधिनियम के समय में कौन था हमारा प्रधानमंत्री, तो आप बोलोगे 1813 के अधिनियम के समय में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे रॉबर्ट जेनकिंसन। कौन थे भाई? रॉबर्ट जेनकिंसन। देखिए आप एक चीज जानते हैं कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1858 तक शासन किया है और 1600 में स्थापित हुई थी, तो ये एक प्रकार से वहां से रेगुलेट कहां से होती थी? रेगुलेट तो ब्रिटेन से ही एक प्रकार से होती थी, बट ये अपने आप में स्वायत्त कंपनी ये हुआ करती थी। लेकिन इनका एक इंटरफेयर तो आपको देखने को मिलेगा। 1813 में प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट जेनकिंसन। अब बात आप करिए 1833 के अधिनियम की। 1833 के अधिनियम की, तो 1833 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो चार्ल्स ग्रे। 1833 में प्रधानमंत्री कौन थे? चार्ल्स ग्रे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब बात करिए आप 1853 की कि 1853 में प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, तो आप बोलोगे एडवर्ड स्मिथ हमारे 1853 में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब बात करते हैं जब आप 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति के मामले में जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप जानते हैं पामस्टन। कौन थे भाई? पामस्टन। इसको ये तो आपने बेसिक है, इसको तो पता होगा पामस्टन का 1857 के समय में।
लेकिन जब 1858 का अधिनियम आता है दोबारा, भारत शासन अधिनियम, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड डर्बी। इस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे भाई लॉर्ड डर्बी। लेकिन जब 1861 का अधिनियम दोबारा आता है, तो 1861 के अधिनियम के समय प्रधानमंत्री दोबारा से कौन बने? तो वही पामस्टन। कौन थे दोबारा से प्रधानमंत्री? पामस्टन। अब बात 1892 की आती है कि 1892 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1892 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्रॉस प्रधानमंत्री नहीं थे, जो इसका आंसर है। इनके नाम से जाना गया है इस अधिनियम को, इन्हें, है ना। प्रधानमंत्री थे ग्लेडस्टोन। कौन थे भाई प्रधानमंत्री? ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन प्रधानमंत्री हमारे 1892 में हुआ करते थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 1909 में प्रधानमंत्री कौन थे, या 1909 के बाद प्रधानमंत्री, तो आप बोलोगे ये हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ। हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ 1909 के अंदर। उसके बाद में आप 1919 देखेंगे, उसके बाद आप 1919 देखेंगे, और 1919 में प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। कौन प्रधानमंत्री थे भाई? लॉयड जॉर्ज। आप इनको लिखते रहना है, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी बाद में शेयर कर दूंगा, लिख के ना, लॉयड जॉर्ज। और जब इसके बाद में महत्वपूर्ण घटना गोलमेज सम्मेलन की घटती है 1930, 1931, 1932 में, तो बहुत ही एक आम चर्चित नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री उस समय में हुआ करते थे। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय में हमारी ये हमारा जो देश आजाद हुआ है, ये देश आजाद होने से पहले 1940-42 की घटनाएं जब आप देखते हैं, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप प्रधानमंत्री बोलोगे चर्चिल। चर्चिल कौन थे? प्रधानमंत्री। और जब देश आजाद हुआ प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बोलोगे क्लीमेंट एटली। तो आप बोलोगे क्लीमेंट एटली। तो 1773 से लेकर 1947 तक जो मेन जो घटनाएं है, जो अधिनियम के संबंध में भी है, तो आपने सभी प्रधानमंत्री का नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट। दूसरी बात है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया 1892 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए 1833 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1833 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे सेंट हेलेना अधिनियम। मैं लिख देता हूं एक बार, सेंट हेलेना अधिनियम। ये याद रखना है आपने, सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है। या कोई भी समिति आती है, जैसे कि अरुंडेल समिति के आधार पे कौन सा अधिनियम आया, या कौन सी समिति के आधार पे कौन सा अधिनियम आया, तो मेरे हिसाब से आपको ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपने इन संवैधानिक सुधारों को करना है। पहले पार्ट में भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कराया था। जैसे कि लॉर्ड एचिसन, भाई लॉर्ड एचिसन लोक सेवा के संबंध में थे, ये लोक सेवा के संबंध में थे। एचिसन हो गया, या इस्लिंगटन आयोग हो गया, या फिर आप इसी प्रकार से कई सारे अकाल आयोग आप देखते हैं कि हमारा अकाल आयोग में स्मिथ समिति बनी, कैंपबेल आयोग बना, स्ट्रेची आयोग बना, लोयल आयोग बना, मैकडोनाल्ड आयोग बना, जॉन वुडेड आयोग बना। इसी प्रकार से आर्मी के संबंध में भी आप देखते हैं पील कमीशन बना, या और भी कई सारी समितियां आप देखते हैं। तो उद्योग के संबंध में आप देखते हैं कि कई सारी समितियां हमारी उद्योग के संबंध में बनती है। तो ये समितियां अधिनियम नाम जो है आपको, मुझे लगता है कि अब आप इसको कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए भाई, कि नेक्स्ट आप है कि अप्रैल 1947 में किसने भारत राज्य सचिव, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया? पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो एग्जाम से पहले और ये एग्जाम में आपके आ गया था। देखिए आप एक बात देखिए, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कौन होता था? ये एक ब्रिटिश संसद का एक सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। ये कब से बनना शुरू हुआ था भारत राज्य सचिव? तो आप बोलोगे बनना शुरू हुआ था 1858 से। लेकिन आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए कि 1858 में कब? 2 अगस्त 1858 से बनना शुरू हुआ। और अंतिम रूप से इसकी समाप्ति कब हुई? तो आप नॉर्मली बोल देते हैं कि 1947 में, लेकिन 1947 में ही सारी डेट आपको दे दी गई। तो आप क्या बोलोगे बताइए? 14 अगस्त, 15 अगस्त, या 3 जून, या 3 जनवरी कब हुआ था? तो आप बोलेंगे कि 14 अगस्त 1947 को इनकी समाप्ति हो गई थी। इस पद की समाप्ति 14 अगस्त 1947 को हो गई थी। अब आप जानेंगे गठन 2 अगस्त को, समाप्ति 14 गठन 2 अगस्त को और समाप्ति 14 अगस्त को 1947 में। ठीक है, भारत राज्य सचिव कब बनाए, क्यों बनाए? आप देखिए कि क्यों बनाए। आप देखिए कि 1858 में क्या हुआ? कंपनी शासन समाप्त हुआ। और कंपनी शासन कौन संभाल रहा था अभी तक? कंपनी शासन संभाल रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन संभाल रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर कौन निगरानी रख रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर निगरानी रख रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनका गठन जो है 1784 के अंदर यहाँ पे गठित किए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर कौन नियंत्रण कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जब कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया और कंपनी शासन को जब समाप्त कर दिया गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति हो गई, और जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति हो गई तो इन पे निगरानी रखने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हो गया 1858 में। अब कोई तो अधिकारी चाहिए था, तो तब ये जाके भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति हुई थी। और आप यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे कि भारत का राज्य सचिव, इसके लिए 15% की एक टीम होती थी, कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेजी यहाँ पे होते थे, और इनका गठन यहाँ पे हुआ था इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि, और एक चीज यहाँ पे आपसे जैसे कि पूछा जा सकता है कि इनका टाइम पीरियड कितना होता था, कितने समय के लिए नियुक्ति होती थी भारतीय राज्य सचिव की, तो आप बोलोगे कोई टाइम पीरियड इनका नहीं था, कोई फिक्स टाइम पीरियड इनका नहीं था। तो जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा गया, ये सबसे लास्ट राज्य सचिव हुआ करता था, ये सबसे लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और ये कौन थे सबसे लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? तो आप बोलोगे लॉर्ड लिस्टोवेल। कौन थे भाई ये? लॉर्ड लिस्टोवेल, सबसे आखिरी राज्य सचिव भारत के। और सबसे पहले राज्य सचिव भारत के कौन थे? तो आप बोलोगे सबसे पहले राज्य सचिव भारत के थे लॉर्ड स्टेनली। कौन थे भाई? लॉर्ड स्टेनली। ये सबसे पहले लॉर्ड स्टेनली सबसे पहले राज्य सचिव हुआ करते। सबसे लास्ट के कौन? लॉर्ड लिस्टोवेल। सबसे पहले कौन? ये लॉर्ड स्टेनली। देखिए राज्य सचिव में तो ज्यादा नहीं आपने याद रखना है, जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री बताया तो याद रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि गवर्नर जनरल वायसराय या गवर्नर, भाई लॉर्ड क्लाइव से 1757 से लेकर 1773 तक बंगाल के गवर्नर बने। आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। 1773 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने, आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। 1833 से लेकर 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल बने, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। 1858 से लेकर 1947 तक भारत के वायसराय बने, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। उनमें आप कहीं भी जो भी माइनर, अगर आपसे कोई भी पूछे, एल्गिन द्वितीय पूछे, हार्डिंग द्वितीय पूछे, या मैकफर्सन पूछे, या आपसे वेवेल पूछे, या आपसे लिलिथ को पूछे, विलिंगटन पूछे, इरविन पूछे, रीडिंग पूछे, चैम्सफोर्ड पूछे, कर्जन पूछे, या कोई भी आपसे डफरिन पूछे, लिटन पूछे, रिपन पूछे, या आपका मेयो पूछे, लॉरेंस पूछे, तो एक जुबान आनी चाहिए आगे से कि बस मैं बोलूं लॉर्ड ऑकलैंड, आप बोलोगे ये टाइम पीरियड। मैं बोलूं आपको लॉर्ड डलहौजी, तो आप बोलोगे ये टाइम पीरियड। अगर आप इस तरीके से याद करते हैं, आप देखिए आगे चलकर गवर्नर जनरल वायसराय पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे भाई, अगर आप याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए भाई, तो आंसर पता लग गया लॉर्ड लिस्टोवेल। नेक्स्ट आप देखिए, और नेक्स्ट है आपका संवैधानिक सुधार के बाद हम एंट्री करते हैं भारत में यूरोपियन आगमन में। और भारत में यूरोपियन आगमन में मेरा सबसे जो एक प्रिय और सबसे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक मुझे लगता है वो लगता है कर्नाटक संघर्ष। कर्नाटक संघर्ष जो कर्नाटक की हैदराबाद के अंदर हुआ लड़ाई थी, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुआ था। पहला संघर्ष, 3 संघर्ष हुए हैं, आप जानते हैं कर्नाटक मामले में 3 संघर्ष हुए। तो 3 में से जो पहला और जो तीसरा था, ये तो इनके अपने ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के अपने आंतरिक मामले को लेकर था। लेकिन जो सेकंड वाला था, वो जो मामला संघर्ष था, वो था भारतीय मामलों को लेकर, कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब और इनको लेकर। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति, पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति। तो भाई ये मोटी मोटी बात, एक बात बताइए, हम अक्सर क्लास में जब भी डिस्कस करते हैं, जो हमारे साथ पेड क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि सर पता नहीं कहाँ टाइम पास हो रहा है। चलो मगर बताइए भाई, अपने जो पेशवाओं का क्रम बताइए। तो मुझे अच्छा भी लगता है जब बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं कि 1713 से लेकर जो है 1713 से लेकर 1720 तक बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ थे, 1720 से लेकर 1740 तक बोलते हैं कि बाजीराव प्रथम थे, 1740 से 61 तक बोलते हैं कि बालाजी बाजीराव थे, 61 से फिर आप 72 तक बोलते हैं कि माधवराव प्रथम थे, या फिर 72 के बाद 73 तक बोलते हैं कि नारायण राव थे, फिर 73 के बाद 74 तक बोलते हैं कि ये रघुनाथ राव थे, फिर 74 के बाद यहाँ पे 96-7 तक बोलते हैं तो ये माधव नारायण राव थे, और 96 से लेकर 1817 तक जहां पे पेशवाई पद को समाप्त किया गया तो बाजीराव द्वितीय थे। एक बात बताइए, अगर आप इसको रटोगे नहीं तो कैसे आप इसको समझ के कैसे आप काम कर सकते हैं इस पे ना, तो याद तो करना पड़ेगा, घटनाओं से रिलेट करके आपको याद तो करना पड़ेगा। अब आप बालाजी बाजीराव देखिए, यहाँ पे 40 से 48 तक के यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया गया है। अब इन्हें इतना अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं आती है तो आप कैसे इसको सेट कर पाएंगे मेरे भाई, है ना।
तो बालाजी बाजीराव की नियुक्ति कब हुई थी बताइए भाई। बालाजी बाजीराव की नियुक्ति मैंने अभी बताया 1740 में। आप निकाल लीजिए इनमें से कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, या माधव राव प्रथम, नारायण राव, माधव नारायण राव, रघुनाथ राव, सॉरी रघुनाथ राव पहले, माधव नारायण राव बाद में, और लास्ट में बाजीराव द्वितीय। अब देखिए डुप्ले की पुडुचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति। अब आप देखिए 1742 में डुप्ले महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी, बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर ये हुए हैं। और आप जानते हैं कि डुप्ले पांडिचेरी के अंदर फ्रांसीसियों की बस्ती रही है। एक चीज यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट कि भाई जो है जो योजना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में सहायक संधि के रूप में की गई है, उस योजना को प्रस्तुत करने वाले लॉर्ड डुप्ले ही थे। लेकिन वो दुर्भाग्य है कि फ्रांसीसियों को वो स्वायत्त अधिकार अपने देश से नहीं मिले थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्रिटेन से प्राप्त हुए थे। तो डुप्ले के द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से जो है अपने साम्राज्य को बचा के रखा। और किस प्रकार से पहले इन्होंने एक समझौता करने की कोशिश अंग्रेजों से की, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर जो है फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों में यूरोप के अंदर संघर्ष जो छिड़ गया था, उसको बचाने के लिए यहाँ पे भारत में, क्योंकि फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, अंग्रेजों से सहमति प्रकट करने की बात की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। उसके बाद क्या किया, इसके बाद जो तत्कालीन जो कर्नाटक का जो नवाब हुआ करता थे अनवरुद्दीन, उसके साथ समझौता किया कि आप यहाँ के नवाब है, आप मनाइए कि आपके क्षेत्र में यहाँ पे लड़ाई संघर्ष होगा, तो इससे तो आपकी जनता, आपकी यहाँ पे अशांति फैलेगी। तो यहाँ पे क्या बोला अनवरुद्दीन के कहने पर जो है अंग्रेज भी शांत हो गए। लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक टीम तैयार करते रहे और मॉरिशस से एक अपने जो फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था ला बार्डूनो, उनको बुलाते हैं अपनी मदद के लिए, और ला बार्डूनो आते हैं और फिर अनवरुद्दीन से बोलते हैं जब हम मद्रास को जीत लेंगे तब हम आपको मद्रास को वापिस कर देंगे। लेकिन बताइए क्या मद्रास को वापिस किया? बताइए क्या मद्रास को ला बार्डूनो के बाद में क्या संधि हुई? ना तो ला बार्डूनो के माध्यम से, और डुप्ले ने जब मद्रास को जीत लिया है, अब क्या हुआ? अब जीतने के बाद में हुआ ये कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ला बार्डूनो जो है पैसों के बदले में मद्रास वापस अंग्रेजों को सौंपना चाहता था, कुछ रकम लेना चाहता था, लेकिन जो है लॉर्ड डुप्ले ने मना कर दिया इसे। उसके बाद में वो वापस चला गया बार्डूनो उसको बेचकर, लेकिन डुप्ले ने इसको वापस लिया अनवरुद्दीन की सहायता से, कि आपसे हम मद्रास दे देंगे, लेकिन फिर बाद में अनवरुद्दीन को भी दिया। उसके बाद में एक लड़ाई होती है जिस लड़ाई को आप सेंट थोमे की लड़ाई या अडियार की लड़ाई भी बोलते हैं। इस सेंट थोमे की लड़ाई, अडियार की लड़ाई में अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खान और सेंट थोमे में इधर से जो अपने जो कैप्टन पैराडाइज, फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन पैराडाइज, तो इस लड़ाई में, अडियार की लड़ाई में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। और फ्रांसीसियों का पलड़ा जब इसमें लड़ाई में भारी रहा, तो उसके बाद में जब वहां पे युद्ध शांत हो जाता है, तो वहीं पे एक संधि हो जाती है, जिस संधि को आप एक्स-ला-सैपल की संधि के नाम से जानते हैं। तो 3 संधियां कर्नाटक संघर्ष में होती है। पहली संधि एक्स-ला-सैपल की, दूसरी संधि आपकी जो है पौंडीचेरी की 1755 में, और तीसरी संधि पेरिस की संधि होती है 1763 में। तो ज्यादा तो डिस्कस करेंगे तो आधा घंटा फिर कर्नाटक संघर्ष पे लग जाएगा। अब मोटी मोटी बात आप जान लीजिए कि बालाजी बाजीराव की नियुक्ति 1740 में, और फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले की ये जो यहाँ पे नियुक्ति 1742 में, ला बार्डूनो के द्वारा जो है मद्रास पर कब्जा 1746 में, और एक्स-ला-सैपल की जो है 1748 में संधि हुई। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर 1 आपका सही होगा। बताइए भाई समझ आया कि नहीं आया आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीपू सुल्तान के संबंध में। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसी क्रोनोलॉजी में आप आगे बढ़िए। टीपू सुल्तान एक मैसूर का एक योग्य और सुल्तान आप इसको बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात आएगी कि टीपू सुल्तान के बारे में कि भाई जब शासन उस समय में निरंकुश शासन हुआ करता था। जो शासन, निरंकुश शासन का मतलब जैसे आपने देखा कि सल्तनत काल में, मुगल काल में निरंकुश शासन हुआ करता, तो निरंकुश शासन था। अपने आप में टीपू सुल्तान अपने आप में विदेश मंत्री थे, अपने आप में मुख्य सेनापति थे, अपने आप में मुख्य न्यायाधीश थे, तो अपने आप में सब कुछ थे। सेंट्रलाइज्ड पावर हुआ करती थी, निरंकुश सत्ता थी। प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं था इनके समय में, वजीर का कोई पद इनके समय में नहीं था। इन्होंने 7 विभाग बनाए हुए थे। उन 7 विभागों को जाना गया है आसपी टुकड़ी के नाम से।
इन्होंने 7 विभाग बनाए थे। उन 7 विभागों को जाना गया है आसफी टुकड़ी के नाम से, जिसको मीर आसिफ के अंडर में इनको नियुक्त किया गया था, मीर आसिफ के अंडर में। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? ये प्रति उत्तरदायी होते थे सुल्तान के प्रति। 7 विभाग, आगे चलकर ये 7 की जगह फिर ये आगे चलकर 17 में डिवाइड हो जाते हैं, 17 में डिवाइड हो जाते हैं। तो आप टीपू सुल्तान को जब भी आप पढ़ते तो आप डोडवेल का एक स्टेटमेंट मिलता है। डोडवेल ने बोला है कि पहला ऐसा सुल्तान था। देखिए सुल्तान, पहले देखिए कि टीपू को सुल्तान क्यों बोला जाता है। हैदर अली को, हैदर के नाम के आगे सुल्तान नहीं है, तो सुल्तान का मतलब है कि जब जन्म हुआ तो शुरुआत से इनके नाम के आगे सुल्तान था। जब ये राजकुमार थे तब भी इनका नाम सुल्तान था, जब ये शासक बने तब भी इनका नाम सुल्तान था, ठीक है ना। शुरुआती समय से आप देखोगे तो इन्होंने पाश्चात्य परंपरा को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रयत्न किया पहली बार। डोडवेल का स्टेटमेंट मिलता है कि पाश्चात्य प्रजा को पहली बार इन्होंने लागू करने का प्रयत्न किया भारतीय प्रजा पर, ठीक है ना। प्रजा के हित में बहुत सारे कार्य करते थे, क्रमशील थे, कर्तव्य परायण थे। इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित किया, अपने नाम का खुतबा इन्होंने पढ़ा, पहली बात सही है एकदम। इन्होंने मोहम्मद युग का आरंभ किया, बिल्कुल सही है। टीपू ने इमामी नामक मुद्रा चलाई, ढलवाई, इमामी नामक मुद्रा ढलवाई, बिल्कुल सही है। टीपू ने अपने शासन में मैदवियों का उत्पीड़न किया, मैदवी मुगल काल में आपने पढ़े होंगे, सॉरी शेर शाह के उत्तराधिकारी के समय में आपने पढ़े होंगे मैदवी। और कनारा ईसाइयों को टीपू के शासन के दौरान जेल एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कनारा ईसाइयों को, बिल्कुल सही है। पांचों के पांच ऑप्शन टीपू सुल्तान के संबंध में सही है। और हम कहां रह गए टीपू सुल्तान में? हम रह गए वहीं कि भाई जो है टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कितने पैसे दिए श्रीरंगपट्टनम की संधि में? 330 लाख रुपए जो है कॉर्नवालिस को दिए। अपने 2 बेटों को गिरवी रखा, 2 बेटों के नाम याद कर लेते हैं, या इससे पहले मंगलोर की संधि को देख लेते हैं। 1798 में इनका पतन हो जाता है। तो प्रशासन को भी जानना है, भू राजस्व व्यवस्था को भी जानना है। कितना कर लेते थे? 1/2 से 1/3 खरीब प्रजा से लेते थे। लगभग 1 करोड़ रुपए इनको राजस्व के रूप में यहाँ पे प्राप्त होते थे। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी टीपू सुल्तान के संबंध में, मैसूर राज्य के संबंध में। एक क्वेश्चन और देखिए टीपू सुल्तान, ये मैसूर के संबंध में, कि केवी कृष्ण अय्यर के अनुसार, कुछ स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस शक्ति के द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ मामनकम का मेला समाप्त हुआ? तो मैसूर के सुल्तान किस शक्ति के द्वारा? कोझिकोड। तो ये मैसूर के सुल्तान के द्वारा ही ये मामनकम का मेला यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज इन्हीं 5 क्वेश्चन को रखते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में फिर हम भाग दौड़ नहीं मचाएंगे, बहुत ही आराम से इनको करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे फिर कल बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।